मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी खातून का किसी और फील्ड के अंदर। इट्स नॉट ईजी फॉर डॉक्टर्स, इट्स नॉट ईजी फॉर टीचर्स। व्हाट ट्रिगर्ड माई मॉम टू जस्ट वन डे रैंडमली से कि यार मेरी तो अपनी छत भी कोई नहीं है, बिकॉज वो मेरे भाई का घर है, मेरी माँ का घर है और ये मेरे खामन का घर है। वो नौकरी करती हैं, वो पैसे कमाती हैं, तनख्वाह उनके अकाउंट में जाती है, लेकिन उस अकाउंट का ATM कार्ड उन खवातीन के पास नहीं है। तो फिर वो ATM कार्ड किसके पास है? उनके खावंदों के पास, उनके ससुरालियों के पास। यंग जर्नलिस्ट को क्या एडवाइस देना चाहती हैं जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहती हैं लड़कियां? एक सेमेस्टर में पहले अपने दाखिला ले लें तो उसी दिन से आप जर्नलिस्ट बन गए हैं। औरतों के मुकाबले में आदमी ज़्यादा लकी होते हैं। वो मेंटोर्स बनाना, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन रखना, उनसे किसी भी वक्त बात कर लेना, बजाय इसकी कोई फ़ैसले मेरे लिए करे और वो फ़ैसले ठीक ना हो और उसका बड़ा एंगर होता है। Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we are recording with a journalist. It's my first interview with a journalist, but I know her from her social media and she has a very strong opinion और उनका जो perspective है, especially जो stories में question answers होते हैं वो मुझे बहुत interesting लगते हैं। तो उसी के हवाले से मैंने सवालात निकाले हैं जिनसे I'm sure हमारी audience बहुत सीखेंगी, हमारी ख़वातीन बहुत सीखेगी। तो without any wasting any time, let's get started. आज की हमारी गेस्ट हैं मारिया मेमन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे टू माय हाउस। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड यू नो फॉर एकोमोडेटिंग ऑल ऑफ दिस। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, आपके मुताबिक पाकिस्तान में आज की औरत का सबसे बड़ा मसला क्या है और मीडिया का क्या रोल है इसको एड्रेस करने में? आई थिंक हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला औरतों का है कि उनका अपॉर्चुनिटीज़ तक एक्सेस नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ तक एक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो मैं बचपन से बात करूँगी, पैदाइश से लेके। बहुत सारी बच्चियों को के पैदा होने पे वो खुशी नहीं मनाई जाती जो लड़कों के पैदा होने पे मनाई जाती है। फॉर्चुनेटली चूँकि आई वॉज द फर्स्ट बॉर्न, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पैदाइश पे खुशी ना मनाई जाए, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि तीसरी बेटियाँ हैं या दूसरी बेटियाँ हैं जिनके पैदाइश पे घर वालों ने उतनी खुशी नहीं मनाई। तो वहीं से जो अपॉर्चुनिटी का जो कमी है ना नज़र आना शुरू हो जाती है कि ख़वातीन के पास नहीं। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी तब होती है जब उस बच्ची को पढ़ाना हो। अगर आपके महदूद वसाइल हैं तो आप अपने बेटे को ज़्यादा बेहतर तालीम देते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बेटे A levels करते हैं, बेटियाँ मैट्रिक करती हैं क्योंकि पेरेंट्स पैसे लड़कों पे लगाना चाहते हैं। दूसरी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तीसरी, उसके बाद हम जब देखते हैं कि नौकरी करनी है, उसके लिए उसको बहुत सारी इजाज़तों की ज़रूरत है। कोऑपरेटिव वालिद साहब होंगे, कोऑपरेटिव भाई होगा या अच्छा खावद मिल जाए किस्मत से आपको, तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन आपको वो बाय बर्थ नहीं मिलती। कुछ लोग उसको लड़के हासिल करते हैं, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि उनको मिल जाती है, कुछ लोग एंड तक स्ट्रगल करते हैं और कुछ को कभी मिलती ही नहीं है। एंड दैट इज़ अ वेरी सैड पार्ट। तो बाकी सारी चीज़ें तो पैराफेरेलिया पे है ना। मैं तो बेसिक बात कहती हूँ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी वो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान की ख़वातीन का। अनफेयर है सिस्टम हमारा, बिल्कुल रिग्ड है। हमारे खिलाफ भी सिस्टम रिग्ड है। जो कि रिगिंग की बहुत बात करते हैं लोग, पॉलिटिक्स की ये सारी कूल टर्म्स रिगिंग और सो द सिस्टम इज रिग्ड। खवातीन के खिलाफ पैदाइश से ही ये सिस्टम रिग्ड है अनफॉर्चुनेटली। और मेल प्रिविलेज को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि वो अक्सर हमसे कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या ही मसला है, सब कुछ तो मिला हुआ है आपको। अगर आपको जो मैंने चीज़ें मेंशन की ये आपको ना मिलती ज़िंदगी के अंदर, तो फिर आपसे हम पूछते कि हमें क्या चाहिए। सो आई होप कि आज की जो हमारी गुफ्तगू है उससे हमारे ख़वातीन तो खैर रिलेट करेंगी, आदमी कुछ सीख के ज़रूर उठें। वो शायद हम उनको अपनी बात समझाने में कामयाब हों कि हम क्यों ये गिले करते हैं, हम क्यों ये शिकवे करते हैं, हमारे दुख क्या है असल में। अच्छा, जब कोई प्रिविलेज इंसान ये बात करता है जैसे कि आप कर रही हैं या मैं कर रही हूँ कि हम तो काम कर रहे हैं ना, तो हमें ये सुनने को मिलता है कि आप लोगों को क्या मसला है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये मसला है वो तो बेचारियाँ फिर बात भी नहीं कर सकती ना। तो अगर हम भी बात नहीं करेंगे तो फिर बात करेगा कौन? अच्छा, मैंने सवाल का दूसरा पार्ट था कि मीडिया का क्या रोल है इसको एड्रेस करने में। देखिए, मीडिया में तो सबसे पहले ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में थी ही नहीं। आज से 15 साल पहले जब हमने बड़े हो रहे थे तो ख़वातीन इस तरह थी कि ओपिनियन मेकिंग के अंदर उनका कोई ज़्यादा
रोल नहीं था, जो चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। आज बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, बहुत ओपिनियनेटेड है सोशल मीडिया के ऊपर। आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स अब उनकी भी एक अलहदा से एक देयर फोर्स टू रेकन विद। सो अब ख़वातीन सबसे पहले तो उसको अपनी स्पेस को रिक्लेम कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, पब्लिक स्फेयर में, मीडिया के अंदर, और जहाँ जहाँ पर भी ओपिनियन मेकिंग होती है। सो पहला स्टेप तो वो है। आई थिंक उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। क्या मुकम्मल तौर पे उतना तनासुब है ख़वातीन का जितना होना चाहिए? नहीं, लेकिन क्या हम पिछले 10-15 साल के मुकाबले में बेहतर इंडिकेटर्स देख रहे हैं? यस। सो मीडिया भी तो हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है ना। अब हम जब जिस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, हम उसी सोशल कंडीशनिंग के साथ आए हैं। मुझे बतौर खातून खुद बहुत सारी बातें अनलर्न करनी पड़ी हैं। तो पहले मैंने वो अनलर्न करके अपने कॉन्सेप्ट जब ठीक किए, तो फिर मैं कुछ और आगे अब उसको अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कर सकती हूँ। आदमियों को तो जो सोशल कंडीशनिंग के बाद उनको मालूम ही नहीं है बहुत सारी बातें। फॉर एग्जांपल, जब ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, अब जाके हमें बहुत ज़्यादा मेल एलाइज मिलते हैं जो हमारी बात समझते भी हैं। इज़ इट इनफ? नो, बट इज़ इट बेटर दैन 10-15 ईयर्स अगो? येस। सो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। ख़वातीन चूँकि अब तादाद में ज़्यादा हैं, मीडिया में बात ज़्यादा करती हैं, और ख़ाली मेन स्ट्रीम मीडिया की तो बात ही नहीं है। अब तो सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों में आउटशाइन कर दिया है, इश्यूज़ के नुआंसेस को डिस्कस करने में, और उस पर किस तरीके से आपने मुख्तलिफ निकात से, मुख्तलिफ एंगल्स से उन पर बात करना है। हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया में वक्त की कमी होती है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर लेता है हमारी एडिटोरियल चॉइसेस को। सो आई थिंक कि मीडिया का रोल इसी तरीके से है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें और ख़वातीन आती रहें। बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं मीडिया में आएँ तो अच्छा है बुरा है? ऑफ कोर्स अच्छा है। वाई इज़ इट बैड? क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए ख़वातीन की? आई थिंक देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कि अगर कोई औरत मीडिया में है बिकॉज वो ओपिनियनेटेड है, तो फिर मीडिया में जाके लड़कियां ख़राब हो जाती हैं, जो एक कॉमन वो है ना। और सोशल मीडिया की जो भी हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है इससे पहले तो जब तक ख़वातीन सोशल मीडिया पे नहीं थी, हमारा पर्सपेक्टिव तो लोगों को पता ही नहीं था। अभी पता चलना शुरू हुआ है एज अ मदर या एज अ वाइफ, जो कुछ भी स्ट्रगल्स हैं जब ख़वातीन डिस्कस करती हैं तो। सो यस। अच्छा, अब द इंटरेस्टिंग सवाल कि आई हैव सीन योर पोस्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इट्स कॉल्ड डू यू कंट्रोल योर मनी। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट थी वो, एंड कैन यू टेल अस अबाउट इट? उसके पीछे लाइक व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड द पोस्ट, कि क्या सोचकर आपने वो लगाई, और क्या जो रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेड था? आपको लग रहा था कि इस तरह के कमेंट्स आएंगे, या क्या आपकी इसके बाद आपने क्या सीखा? जब मैं बड़ी हो रही थी, आई एम श्योर आपकी जनरेशन में भी जो हमारे इर्द गिर्द ख़वातीन थी, उनमें से बहुत कम थी जो अपने जो फाइनेंशियली कोई प्रॉपर्टी खुद ओन करती थी। और मुझे याद एक दफ़ा, बहुत मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, लेकिन कोई 15 साल पहले एक दिन पता नहीं किस इशू पे हुआ, तो मेरी अम्मी ने कहा कि यार मेरी तो अपनी छत भी नहीं है। हमारा, इट वॉज माई फादर्स हाउस, वी वर लिविंग टुगेदर इन अ फैमिली, एवरीथिंग वॉज ग्रेट, बट आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड माई मॉम टू जस्ट वन डे रैंडमली से कि यार मेरी तो अपनी छत भी कोई नहीं है, बिकॉज वो मेरे भाई का घर है, मेरी माँ का घर है, और ये मेरे खामन का घर है। और वो कॉमेंट मेरे साथ रह गया, एंड आई थॉट कि व्हेन आई विल बी हर एज, इंशाल्लाह मैं इस पोजीशन में नहीं होंगी कि मैं किसी को कहूँ कि मेरे पास तो अपनी छत भी नहीं है। देयर आर सम मोमेंट्स दैट जस्ट चेंज योर लाइफ। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, मेरा ख्याल है 24-25 साल की होंगी मैं, और उस मौके पे वो जुमला बस मेरे जहन में रह गया, और मैंने कहा कि ये मैं नहीं होंगी। मेरी अपनी छत भी होगी इंशाल्लाह, और मेरे अपनी फाइनेंशियल स्ट्रीम होगी, और मैं कोशिश करूँगी, और अल्लाह का शुक्र है, टच वुड कि आज ये है मेरे पास। सो दैट वाज अ आई ओपनर। और वो मेरी अम्मी एक डॉक्टर थी, उन्होंने सारी उम्र खुद अपने पैसे कमाए, एंड शी हैड अ कंट्रोल ओवर हर मनी। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो डिपेंडेंट थी, डिपेंडेंट नहीं थी मेरे वालिद साहब के ऊपर, लेकिन वर्किंग मॉम, डॉक्टर, प्रोफेशनल, और दुनिया देखी, और उनका भरपूर एक एक्सपोजर था। पर ये जुमला इट जस्ट सडनली स्ट्रक मी, और फिर मुझे अंदाज़ों पे मैंने सोचा कि हाँ, हमारे इर्द गिर्द जितनी ख़वातीन हैं, जितना भी फाइनेंशियल उनकी एसेट्स हैं, वो तो आदमियों के पास होते हैं, मैनेज्ड बाय मैन। अगर ख़वातीन के हो भी, फिर वो आउटसोर्स कर देती हैं कि आदमी इसको संभालें। सो आई वांटेड टू चेंज दैट। तो इसके बाद में कुछ दिन पहले बैठी हुई कहीं, तो वी वर सिटिंग अमंग्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो वहाँ पे एक खातून थी जो कि प्रिंसिपल हैं एक स्कूल की, और उन्होंने रैंडमली कहा कि
टीचर्स मुझे बता रही थी कि उनके ATM कार्ड्स भी उनके पास नहीं होते, यानी वो नौकरी करती हैं, वो पैसे कमाती हैं, तनख्वाह उनके अकाउंट में जाती है, लेकिन उस अकाउंट का ATM कार्ड उन ख़वातीन के पास नहीं है। तो फिर वो ATM कार्ड किसके पास है? उनके खावंदों के पास, उनके ससुरालियों के पास, और अपनी ही कमाई हुई जायदाद में से उनको पॉकेट मनी दी जाती है जिससे वो पैसे खर्च करते हैं। This is shocking. एग्जैक्टली, बिकॉज अगेन इरम, हम प्रिविलेज से आते हैं। हाँ. कुछ प्रिविलेज हमें मिला बाय बर्थ, कुछ प्रिविलेज आपने लड़के लिया। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, सब कुछ मुझे प्लेट में रखकर नहीं पेश किया गया था। हमारी स्ट्रगल्स हैं, हमारी अपनी लड़ाइयाँ हैं, उस पर हम कभी भी बात कर सकते हैं। तो वो कार्ड्स आपके ससुरालियों के पास है और आपको उसमें से पॉकेट मनी मिलती है। देखिए, आप और मैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, कुछ हमने बाय बर्थ ही प्रिविलेज हासिल किया, कुछ हमने लड़के लिया। और जब मुझे पता चला कि मैं तो लोगों को, बच्चियों को यही कहती हूँ, अपने पैसे बनाओ, अपने पैसे बनाओ, बिकॉज मैं जहाँ जाती हूँ, मैं स्कूल्स में जाती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, किसी पब्लिक प्लेस में जहाँ मेरे सामने ख़वातीन हो या मर्द हों, जो भी हों, मैं हमेशा अपनी जो गुफ्तगू उसको ख़त्म इस बात पे करती हूँ कि अपने पैसे खुद बनाओ लड़कियों। बट इट जस्ट सडनली हिट मी कि वो लड़कियाँ जो पैसे बना भी रही हैं, अगर उनका भी अपने पैसों पे कंट्रोल नहीं है, तो हमारी तो लड़ाई बहुत ज़्यादा और एक लेवल पे चली जाती है ना, कि ये तो प्राइमरी बात है, पैसे बनाओ। अच्छा, उन बच्चियों ने नौकरी करके पैसे बना, पर उसके बाद वो सरमाया उनके हाथ में नहीं है, और वो उस पैसे के बावजूद उसी पैसे के बलबूते पे कंट्रोल हो रही हैं। सो यू नो, इट जस्ट यू नो काइंड ऑफ ओपन्स योर माइंड इन अनदर वे कि यार ये लड़ाई तो बहुत एग्रेसिव और बहुत सख्त लड़ाई है, और पता नहीं कब तक चलेगी, कब तक करनी पड़ेगी, और किस किस लेवल पे करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जो घर में हमारा स्टाफ आता है या इनमें अक्सर ये केसेस होते हैं कि ये लोग काम करती हैं और जाके ससुरालों में या घर वालों को दे देती हैं और ये कंट्रोल होती है। बट मुझे लगता है कि दैट्स बिकॉज दे लैक एजुकेशन, इनको अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, जहालत है या जो भी है, कोई बताने वाला नहीं है, नस्लों से यही चला आ रहा है। या एजेंसी नहीं है ना उनके पास, exactly, कह नहीं सकती एजेंसी नहीं, पर ये टीचर्स हैं, ये मुस्तकबिल के मेमार तैयार कर रही हैं, ये शॉकिंग है। और इनके पास भी एजेंसी नहीं है। और देन इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग एज अ वुमन कि भाई किस किस लेवल पे, कहाँ जाके हम ये लड़ाइयाँ, मतलब ये मैं दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ये मेरे लिए एक नया चैप्टर है कि ये शायद मैंने इक्का दुक्का कहानियाँ सुनी हुई, बट मुझे इस तरह से नहीं पता था कि ये होता है। दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, राइट? बिल्कुल। जैसे मुझे ये स्टोरी पता चली और मैंने सोचा कि आई मस्ट शेयर इट विद माई फॉलोअर्स, और उसके बाद लड़कियों ने मुझे जो उस हवाले से अपनी स्टोरीज भेजी हैं, क्योंकि मैं वो शेयर करती रहती हूँ अपने उसी प्लेटफॉर्म पे, और आप फिर भी आप सोचते कि यार हम कितने लाइल्म हैं अपने इर्द गिर्द से, हम कितने बबल में हैं अपने, और हम अपने प्रिविलेज को जो है हमें मज़ीद इस्तेमाल करना चाहिए टू यू नो ब्रिंग आउट दी स्टोरीज। अगर हम नहीं बात करेंगे तो कौन और करेगा इस पे बात? बिल्कुल सही। एंड वाकई कि देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी इन दिस, के पढ़े लिखे और एजेंसी की तो बात चले सही है, लेकिन ठीक है, जब एजुकेशन है, अवेयरनेस, आपको ये पता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, फिर भी ये एक again this is very sad. Yeah. So coming to the next question, you're a strong, vocal, independent woman, mashallah. So from your experience and from your journey, can you share something ki what is or what was your biggest challenge in becoming this version of you that you are today? That's a very important question and it has a very controversial answer. I think जब मैंने at the age of 32 ये ठान ली कि मैं अपनी मर्जी करूँगी, that was a moment when, जैसे कहते हैं ना, आप सोचते हैं कि यार मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों की मर्जी पे बहुत ज़िंदगी जी ली। बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ मैंने अपनी ज़ात को पीछे रख के किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए, वो मुझे नहीं करने चाहिए थे। I was very young, I was very naive, लेकिन मैं अपने उस वर्जन को थोड़ा क्रेडिट देती हूँ because this is what she had to do to survive at that time. लेकिन I think when I was 30, this is exactly 2015, when I said enough is enough, I'm going to live for myself. अपने सारे फैसले खुद मुख्तारी से मैं खुद करूँगी, गलत फैसले कर सकती हूँ, उसकी मुझे खुद कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा मेरे में रिग्रेट नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा, बजाय इसकी कोई फैसले मेरे लिए करे और वो फैसले ठीक ना हो, और उसका बड़ा एंगर होता है, वो मुख्तलिफ तरीके से मैनिफेस्ट होता है। सो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और इसमें मेरे अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी उनसे भी मुझे लगा कि आई नीड टू
stop listening to them. रेजिस्टेंस थी? रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे फैसले हमेशा अपने फैमिली और उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किए, बट नाउ आई सेड नहीं, आई हैव टू लिव फॉर माई सेल्फ. एंड आई थिंक जब वो आपके अंदर एक स्विच ऑन होता है ना, उसकी फिर थोड़ी इमोशनल कॉस्ट देनी पड़ती है आपको, मतलब बट आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी. मैंने क्या करना है, मैंने शादी करनी है, लेट करनी है, किससे करनी भी है कि नहीं, बच्चे पैदा करने हैं, नहीं करने हैं, ये सारे डिसीजंस. आई थिंक ये अब मेरे पास मुकम्मल एजेंसी है अपनी ज़िंदगी की बहुत सारे फ़ैसले करने की. ऑफ कोर्स ये भी नहीं कि आप अपने फ़ैसले करते हुए लोगों को रोकते हुए आगे चले जाएं, उनको तकलीफ़ पहुंचाएं. ये हमेशा कंसल्टेशन से और एक दूसरे से बात करके मुशावरत से, मुफाहमत से ही फ़ैसले होते हैं. आप अपनी आवाज़ तो रख सकते हैं कि जी मैं ये चाहती हूँ. ओपिनियन. सो या आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट, अगर मैं कहूँ, आई डिसाइडेड टू बिकम सेल्फिश. लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग आई एम सेइंग, बट अगर मैं उस मौके पे सेल्फिश होने का फ़ैसला ना करती, तो आज मैं इस वर्जन में, इस सूरत शक्ल में आपके सामने ना बैठी होती. हाँ जी, कंटिन्यू करें. बट आई थिंक कि उसको हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है ना, कि आइदर सेल्फिश और आइदर सेल्फलेस, बट देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस इन द ग्रे एरिया आल्सो. सो ये हमारी कंडीशनिंग में है कि अगर मैं अब किसी और को प्रायोरिटाइज ना करके अपने आप को करूँ, तो आई एम बीइंग सेल्फिश. ये तो इसका तो गिल्ट आता है, बट लाइक कांग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रोथ. हम खुद अनलर्न करते हैं ना ये सारी चीज़ें. I tried to fix so many situations जिनकी जिम्मेदारी मुझ पे फिक्स करने की नहीं थी. I don't know why I was stepping up. I don't know why I was putting myself, out there for problems जो मेरी नहीं थी. वो but again then you learn and then you grow and then you kind of try to learn to love the old version of yourself who tried to do that. अच्छा, आई लर्न दिस इन थेरेपी कि उस वर्जन ऑफ इरम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था. जब कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता ना कि मैंने क्यों इतनी उल्टी बातें बर्दाश्त की, या मैं क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड ले सकी. देयर इज अ लॉट ऑफ रिग्रेट समटाइम्स. सो आई जस्ट आई स्पोक अबाउट दिस इन माई थेरेपी एंड शी सेड कि उस वर्जन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था. शी हैड टू सर्वाइव. You're right. Or since you're talking about your therapy, I also kind of I also went into therapy. लेकिन एक एंगर ज़रूर होता है उस वर्जन का, बिकॉज व्हेन यू सी कि यार द सेंस ऑफ लॉस, कभी कभी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है. आप एक्सेप्ट करते हैं कि यही मेरी स्ट्रगल थी, यही मेरा रास्ता था, इधर से मुझे आगे जाना था, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लॉस और एंगर ज़रूर होता है कि अगर मुझे ये ना करना पड़ता तो मे बी मैं सर्वाइवल मोड में ना होती, मैं थ्राइव कर रही होती. आई कुड हैव यूज्ड माय मेंटल फैकल्टीज इन सम अदर वे. सो मेनी व्हाट इफ्स, राइट? इवन दो वी हैव वर्कड ऑन एक्सेप्टेंस, आई एम श्योर, लेकिन फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर एंड इट्स एब्सोल्युटली लेजिट. इट्स एब्सोल्युटली ओके. एंड माय थेरेपिस्ट टोल्ड मी कि जब ये एंगर होगा कहीं ये सेटल हो जाएगा बीच में आके. इट्स बिकॉज सिंस यू आर नोइंग द सेंस ऑफ लॉस दैट यू हैड, सो उससे जुड़ा गुस्सा है, फिर आहिस्ता 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 गुस्सा नीचे होगी, कहीं तुम बीच में सेटल हो जाओगे. सो आई एम trying to wait for that. It will come. It's a journey. Inshallah. It will. It takes time. तो initially when I started therapy, तो उसमें होता था कि like fix it. मेरा जो anger है या frustration है या जो भी है, because I have been fixing everybody's life since a very long time. जो वही वाली बात है ना, वो सारे burdens जो हमारे नहीं थे, but then it will resolve with time. इंशाल्लाह वो सही आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाता है. बट देन आई थिंक एक्सेप्टेंस के साथ ये चीज़ भी समझ आ जाती है कि फॉरगिविंग दैट वर्जन फॉर जो भी चीज़ वो नहीं कर सका या जो उससे नहीं हो सका, बट वो रह जाता है थोड़ा थोड़ा अंदर. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट सवाल. वैसे आई एम ग्लैड यू स्पोक अबाउट थेरेपी ओपनली, क्योंकि ये बहुत लोगों का मसला होता है कि जो होते भी हैं वो कहते हैं कि इस पर बात ना करें. तो मैं तो हमेशा आई यूज़ माई एग्जाम्पल एंड आई लव इट दैट माई गेस्ट इज़ ऑल्सो यूजिंग आवर एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज़ मीडिया इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं होता. आपको अपने करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? आई थिंक
चैलेंज हर फील्ड के अंदर है। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी खातून का किसी और फील्ड के अंदर है। इट्स नॉट ईजी फॉर डॉक्टर्स, इट्स नॉट ईजी फॉर टीचर्स और नर्सेज या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो मेरी सहेलियाँ हैं उनका भी कोई काम इतना आसान नहीं है। मीडिया चूँकि प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए हमारी शायद लोगों का हमारी ज़िंदगी के बारे में तजस्सुस ज़्यादा है, वो हमारी जर्नी को फॉलो ज़्यादा करते हैं। थोड़ा ग्लैमर भी है तो लोगों को लगता है कि यार इनकी लाइफ्स बड़ी इंटरेस्टिंग है तो ये क्या इनका व्हाट आर दे ऑल अबाउट। उतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान की हर फील्ड के अंदर ख़वातीन के लिए है। क्या ज़्यादा मुश्किल है आई डोंट नो, सिंस मैंने कहीं और काम नहीं किया मुझे नहीं मालूम। बट हाँ, बाकी फील्ड में काम करने वाली ख़वातीन के मुकाबले में हम एम्पावर्ड और हम ओपिनियनेटेड ज़्यादा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और मुश्किल वक्त आई थिंक मेरा ख्याल है जब मेरे कोलीग अरशद शरीफ को कत्ल किया गया गोली मार के, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन था एज अ जर्नलिस्ट। और उससे पहले उसके बाद के रिपरकशंस बहुत सख्त थे। अभी भी हम लोग उससे डील करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से और उसके जो भी सोसाइटल हमारे ऊपर अफेक्ट्स आते हैं बतौर जर्नलिस्ट, बतौर वर्किंग प्रोफेशनल्स, but being his friends. So I think I would say that the hardest moment of my life was when I got to know that he has been killed, for sure. बिल्कुल। अच्छा, जो आप बात करिए ना कि लोग देखते भी हैं और इन्फ्लुएंस भी होते हैं, सो आई हैव सीन योर वर्क एंड आई लाइक लिटरली थिंक कि आपका ओपिनियन, आपका बात करने का तरीका, यू डू लुक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन स्क्रीन माशाल्लाह। अभी आते टाइम भी आई वाज डिस्कसिंग कि कैसे यार इतने डिफ़िकल्ट सवाल इतने पॉलिटिशियन से और हर किसी से आपको डील करना पड़ता है। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन ख़वातीन जिनको ओपिनियन देने में या बात करने में मुश्किल होती है। दे लुक अप टू यू एंड दे लर्न फ्रॉम यू। अच्छा, नेक्स्ट इज़ आप यंग जर्नलिस्ट को क्या एडवाइस देना चाहती हैं जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहती हैं लड़कियाँ? लड़कियाँ ख़ास तौर पे और लड़के भी, आई थिंक मैं दोनों से मुखातिब होना चाहती हूँ। मेरे पास मीडिया स्कूल के बहुत सारे बच्चे आते हैं जब बिफोर इंटर्नशिप, तो वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह आते हैं। देखो 10 साल पहले दिस वाज एक्सेप्टेबल, अब जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जो मीडिया स्कूल्स में पढ़ने वाले लोग हैं, पहले मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जब आप एक सेमेस्टर में पहले अपने दाखिला ले लें तो उसी दिन से आप जर्नलिस्ट बन गए हैं। आप 4 साल वेट ना करें पास आउट करने के लिए। आपके पास फ़ोन है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास मोस्ट प्रॉबेबली फ़ोन का एक जो कैमरा है वो आपका एक शूटिंग की पूरी डिवाइस है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, आप उसको इस्तेमाल करें। कोई तस्वीर देखते हैं उसके बारे में, वो तस्वीर लेके उसके बारे में लिखें। कोई वीडियो बनाते हैं आते जाते आपको दिन में नज़र आती है, इट कुड बी अबाउट सोशल इशू, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। आपका इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है उसके बारे में, आपका इकोनॉमी में है, क्राइम में है, वेदर में है, जो भी आपका कोर इंटरेस्ट है, लाइक स्टार्ट वर्किंग राइट अवे और फिगर आउट कर लें कि मेरा क्या पॉलिटिक्स है। श्योर, मतलब गो अहेड, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की रिपोर्टिंग नहीं है। बहुत टेक के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट है। स्टार्ट ब्लॉगिंग अबाउट दैट, टेक अ पिक्चर, टेक अ वीडियो, राइट अ पोस्ट, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, रीजनल लैंग्वेज में लिखें, फेसबुक पे लिखें, इंस्टाग्राम पे लिखें, ट्विटर पे लिखें, बट गेट योर ओपिनियन आउट देयर। यू आर अ जर्नलिस्ट ऑलरेडी। इसके अलावा अपने काम को हर 6 महीने बाद रिव्यू कीजिए, आपको अपनी ग्रोथ खुद नज़र आएगी उसके अंदर। जब आप अपना 6 महीने पुराना काम देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप कितने नाइव थे या आपको कितने बेसिक थे और अब आपका काम कितना बेहतर हुआ। सो बाय द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर यू शुड बी ग्रोइंग एज अ जर्नलिस्ट इन प्रैक्टिकल फील्ड। ये ना वेट करे कि कोई मुझे आके नौकरी देगा, मुझे कोई इंटर्नशिप देगा, मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोलेगा, मुझे कोई कुर्सी पेश करेगा। अब वो दौर नहीं है। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मीडिया हम लोग स्ट्रगल करेंगे आगे जाके, ट्रांजिशन करेंगे हम लोग, कि अब तो ये सारा डिजिटल मीडिया का दौर है। सो अब तो जब आप फॉर एग्जांपल मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाहते हैं तो मेरे पास जो इंटर्नीज आए या मेरे पास जो नौकरियां लेने के लिए लोग सीवीज भेजे, अब मुझे आपकी पेपर की सीवी की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली, आई वांट टू सी योर डिजिटल सीवी।
सो यू सेंड मी योर वर्क, आप मुझे बताएं जी ये मेरा फेसबुक पेज है, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज माय इंस्टाग्राम, दिस इज माय ट्विटर, दिस इज माय यूट्यूब, दिस इज माय वेबसाइट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, दिस इज माय ब्लॉग, ये मेरी पूरी लिस्ट है ब्लॉग्स की, इन इश्यूज पे मैंने लिखा हुआ है। अब जो पेपर पे लिखते हैं कि आई एम अ वेरी हाईली प्रोफेशनल ड्रिवन इंडिविजुअल, जो हम 20 साल पहले अपनी सीवीओ में लिख रहे थे, स्टॉप डूइंग दैट, stop giving me your paper CVs, put your work out there, make a digital portfolio of your work. So आप पहले दिन जब क्लास में गए हैं आप जर्नलिस्ट बन गए हैं, बाकी वो आपको सिर्फ टूल्स और मेथडोलॉजीज सिखा रहे हैं। अब आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, फ़ोन, आपका छोटा सा सस्ता सा माइक, एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑलरेडी। एडिटिंग सब आप चूँकि सीख रहे हैं, डू इट योर सेल्फ। सो अब आप जब 4 साल बाद आते हैं और कहते हैं जी ये हमारी CV है और हमें नौकरी दे दे, I always tell them कि नहीं, I don't want your CV now. So ये मैं सबको मशवरा दूंगी कि आप ये करें। हाँ, it helps you create your own brand. You have to. देखो ना, अब आप 4 साल जब जितनी भी डिग्री है, sorry because I didn't go to a media school, so I don't know how long that degree is. I'm assuming 3-4 years. So आप उसमें पढ़ रहे हैं, मतलब कि प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको स्कूल कोई असाइनमेंट्स दे रहा है तो ठीक है, इसका मतलब है कि you lack initiative. So you have to show initiative in this work. So every day, twice a week, thrice a week, 5 times a month, you should be posting about something. You should be making something. You should have opinion about certain things, and you have to put them out there on a digital CV. That's what the future will look like. It helps you a lot with your own journey. आपकी अपनी self awareness के लिए बहुत बेहतर होता है कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ. You will get to know about your own strengths, about your own weaknesses, कि नहीं यार ये मेरा नीश नहीं है, मैं ये इस पे ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ. सो बड़ी अच्छी आपने बात की कि इट हेल्प्स यू क्रिएट योर ओन, अपना ब्रांड भी आपका बन जाता है, आपको अपना काम भी नज़र आता है, एंड यू विल बी एबल टू सी योर प्रोग्रेस विजिबली. आपको नज़र आएगा कि कभी कभी मैं भी देखती हूँ जाके 1 साल पहले जो मेरी पोस्ट होती थी वो किस तरह की होती थी, और अब देखो मुझे बात करने में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है. सो इट्स लाइक यू नो यू कैन एनालाइज योर सेल्फ. किसी और का तो फिर बाद में देखा जाएगा ना. सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. नेक्स्ट ये है कि जी आपके करियर में मेंटोरशिप का कितना रोल है? आपके मेंटोर ने आपको सबसे अच्छी बेहतरीन क्या एडवाइस दी? सो अगेन बीइंग अ वुमन, मेंटोरशिप इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग फॉर अस. आई थिंक हम औरतों के मुकाबले में आदमी ज़्यादा लकी होते हैं. वो मेंटोर्स बनाना, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन रखना, उनसे किसी भी वक्त बात कर लेना, उनसे किसी भी इशू के लिए उनको अप्रोच कर लेना, जो ये आसानी आदमियों के लिए है वो ख़वातीन के लिए नहीं है. बहुत दफ़ा अपने करियर के अंदर आई वांटेड टू बी मेंटोर्ड बाय सर्टेन पीपल एंड आई जस्ट डिड नॉट नो कि एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म्स के अंदर मेंटोरशिप के लिए ख़वातीन कैसे अप्रोच करें आदमियों को. मैं बहुत आसान एग्जांपल दे देती हूँ आपको इस बात की कि क्या जैसे आदमी रात के 10, 11, 12 बजे खुलकर किसी भी आदमी के साथ बात कर सकते हैं, क्या ख़वातीन प्रोफेशनल सेटअप के अंदर कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं. और ये हमारी बहुत बड़ा हमारा और आदमियों से भी जब आप बात करें तो वो भी ख़वातीन को मेंटोर करने के बारे में दे आर जस्ट नॉट टॉट हाउ टू डू दैट. बिकॉज जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर ख़वातीन और आदमियों का जो इंटरेक्शन है उसके बारे में सब बहुत एजी रहते हैं, बहुत एंशियस रहते हैं. ख़वातीन भी रहती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स आदमी से बात करते वक्त इसलिए नहीं कि आपको उनसे खौफ आता है, लेकिन यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट, कि लाइक यू नो कैसा परसीव कर रहा है कि क्या वो इसको प्रोफेशनल सेंस में ले रहा है, क्या मैं कोई like the lines are not defined, blurred, exactly, thank you for you know, मुझे समझ नहीं आई इसको मैं कैसे. सो इतनी blurred lines हैं और ख़ास तौर पे आदमियों को भी नहीं मालूम कि ख़वातीन से प्रोफेशनल सेटअप के अंदर बात करनी है तो क्या चीज़ प्रोफेशनल है उसको परसीव करना है, और ये चीज़ है प्रोफेशनल लेकिन आपको पर्सनल नहीं ले सकते, या शी इज़ नॉट लाइक बीइंग यू नो too frank with you, कि आप कुछ भी मजाक कर रहे हैं. Exactly. So there are a lot of problems over here, right? So आदमियों से भी जब मैंने बात की, very good professional men, they also do not know how to mentor women, and women do not know how to reach out to male mentorships. फीमेल मेंटोर्स होती हैं, बहुत कम होती हैं. मेरे करियर में मुझे कोई फीमेल मेंटोर नहीं मिली. जो मेरे मेल मेंटोर्स भी थे वो मेरे इमीडिएट बॉसेस थे, एंड आई हैड अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद देम. And I got lucky, honestly. इसमें लक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है कि I had a professional relationship with them. कि बहुत सारी ख़वातीन बेचारी जब मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जाती हैं तो उनके
सुपीरियर्स जो है वो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, या ख़वातीन के साथ हरासमेंट होती है, या ख़वातीन को हर जगह तंग किया जाता है। मेरे साथ ये नहीं हुआ, बिकॉज एंड आई वाज लकी. It had nothing to do with me. It had nothing to do with anything else. It's just plain luck. और जिन ख़वातीन के साथ अगर harassment होती भी है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि it has nothing to do with you. It's not your fault, right? और जो ख़वातीन हरासा नहीं होती, ये भी उनका कोई कमाल नहीं है. It's just sheer luck, because men would, you know, if they could, they would try to, you know, kind of like. But ये इस तरह का कुछ है एक confusion के जो नहीं होती ना, वो they're like constantly शायद कुछ प्रोजेक्ट जैसे आपने कहा was luck, लेकिन वो ये होता है ना कि आप इस तरह से कंडक्ट नहीं करते थे, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैंने स्माइल नहीं किया, मैंने उसको इस तरह नहीं, it has nothing to do with this. It's never women's fault. आप हंस रही हैं, ये आपका कसूर नहीं. अगर आप नहीं हंस रही, ये भी आपकी कोई वो नहीं है, you know, कि कोई बड़ा जबरदस्त करना है, उसने करना है, एग्जैक्टली आपको तंग करना है. So I was very lucky. I had good people working मेरे साथ. I think मेरे mentors जो थे, अगर मैं सबसे अच्छी बात जो उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि किसी भी चैलेंज के ऊपर ना दिल छोड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए. So I think I was working for a network, और मुझे याद है कि मुझे मेरी पसंद की असाइनमेंट नहीं मिली जो मैं करना चाहती थी, और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया उस बात के ऊपर. अच्छा, आई वॉज वेरी यंग, 3-4 साल थे मेरी फील्ड के अंदर. मैंने इस्तीफ़ा दिया, मेरे बॉस ने उसको सीरियसली नहीं लिया. अब वो आप 4 दिन हो रहे, 5 दिन हो रहे, कोई जवाब ही नहीं आ रहा. अब मैं कहूँ कि मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे. मैंने दोबारा ईमेल की कि आपको नहीं पता मैंने इस्तीफ़ा दे दिया. नहीं सर, अच्छा चलो मेरे दफ्तर में आ जाएं. मैं उनके दफ्तर चली गई. उन्होंने कहा हाँ जी क्या मसला है. मैंने कहा जी मेरे ये हो गया, वो हो गया, ये. सो सर अच्छा, तो उसका मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हारी प्रोफेशनल करियर में जब भी कोई इनकन्वीनियंस आएगी या तुम्हारी मर्जी की चीज़ नहीं होगी तो तुम ना इस्तीफ़ा दे दिया करोगी. यही बात है ना. And I said, I didn't have, and मैं you know, I'm buying shy करी. You don't know. He said, तुम्हें नहीं लगता कि मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए कुछ challenges हो गए? क्या मेरे लिए हर चीज़ रोज़ाना मेरी मर्जी से हो रही होती है? तो मैं उठ के चला जाऊँ, मैं इस्तीफे दे के चला जाऊँ. This is the solution. And he said, just you know, ये नहीं हो रहा, चलो go get back to work. And you know what? That man could have at that time decided कि लो अच्छा जी मैं accept कर लेता हूँ, जाओ, मतलब क्या तुम क्या समझती हो अपने आप को. But he turned it into a teachable moment. बिल्कुल. He said कि हर inconvenience पे इस्तीफा दे के या नाराज होके नहीं चले जाते. You have to deal with that situation. And I think that really, you know, shaped up a lot of decisions in my life. अब जब मुझे कोई professional disappointment होती है, कोई inconvenience होती है, तो मैं सोचती नहीं ठीक है, it's okay, मतलब ठीक है, deal with it. Suck it up and just sit with it. Yes, and you know, keep working. Work on this. I think that also helped me a lot. Yeah. Okay. क्योंकि I think बहुत सारे लोगों का ये होता है. I'm not talking about you कि बस escape. जब overwhelming होता है ना कि भाग जाओ, नहीं समझ आ रहा तो. But हाँ, बड़ी अच्छी मिसाल थी आपने कि अगर हर कोई अगर ये responsibility ले ले कि उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना दे. बहुत सारे बच्चे आई एम श्योर जज्बात में आके ये करते होंगे, नया नया काम है, कुछ भी है, मैंने भी किया हुआ अपनी हाउस जॉब में. बट ये है कि उस टाइम पे कोई इस तरह सिखाने वाला नहीं होता ना. पीपल जस्ट एक्सेप्ट योर इस्तीफा एंड दे लाइक कि हाँ ठीक है आप चले जाओ जो भी है. सो इट्स ऑल्सो हाँ अच्छी बात है. अच्छा, इसमें से इसी में से मुझे दूसरा सवाल आया जो भी हमने हरासमेंट पे बात की है. तो आपको क्या लगता है अगर कोई लड़की, और ये बड़ा कॉमन इशू है पाकिस्तान में, आई एम श्योर हर जगह ही होगा, तो उसमें उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? अगर उस पर फाइनेंसेस डिपेंडेंट हैं, वो जॉब नहीं छोड़ सकती है. बहुत सारे बच्चों का ये मसला होता है कि देर लाइक हम नहीं छोड़ सकते जॉब. ठीक बात है. एंड देर लाइक वी आर डूइंग द बाउंड्रीज, वी आर डूइंग एवरीथिंग बट इट्स नॉट वर्किंग. सम पीपल आर जस्ट प्लेन ढीठ. तो उसमें क्या करें? और जो हरासर्स होते हैं वो ऐसी ही खवातीन का चुनाव करते हैं कि जो जिनके पास एजेंसी नहीं होती या जिनके पास ऑप्शन नहीं होती. अगर कोई खुद मुख्तार खातून है जो नौकरी छोड़कर चली जाएगी या विल टेक अप दिस इशू, उसको कहीं और रिपोर्ट ले, तो वो उनके साथ डरेंगे उनसे ऐसे करने के लिए. ये तो बात दुरुस्त है. देखिए बहुत सारे जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि जी उस मोमेंट में वो औरत क्यों नहीं बोली. नहीं बोल सकते. इसलिए नहीं बोल सकती, तो सबसे पहले वो उसका जो सॉफ्टवेयर जो है ना वो हैंग हो जाता है, वो फ्रीज हो जाती है. सबसे पहले तो उसको शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. और फिर दूसरा वो उस वक्त सोच रही होती कि क्या ये वैसा ही हो रहा है जैसे मैं सोच रही हूँ, क्या मैं गलत ओवरथिंक तो नहीं कर रही. हो सकता है इसका ये मतलब ना हो, उसका वो मतलब ना हो, शायद मैं सेंसिटिव तो नहीं हो रही, शायद मैं गलत तो नहीं सोच रही.
सो आपका जो जब सॉफ्टवेयर उस वक्त सर्वाइवल मोड में किक इन कर जाता है, अगर आप चाहते हैं कि उस वक्त वो क्या लड़की खड़े होकर उसको रोक दे, फिजिकली रोके, शोर मचाए या बाहर जाके उस वक्त सबको बता दे, मेंटल कैपेसिटी नहीं होती आपकी। और बहुत सारे लोगों को तो बहुत बात तक पता चलता है कि यार व्हाट हैपेंड टू मी वाज नॉट, यू नो दैट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, लेकिन आप उसको अनपैक नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कि यू नो कि क्या है, इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अनफेयर बात है। लोग कहते हैं कि उस वक्त तो नहीं बोली, उस वक्त तो नहीं किया, नहीं बोल सकते हो। और हो सकता है कि उसको समझ भी आ रहा हो, लेकिन उसके पास वो लेवरेज ना हो उस वक्त बात करने का। यू नो पावर डायनामिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, जिसमें वो अगर उस वक्त बोलेगी तो वो तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नौकरी जा सकती है, सोशल कॉस्ट हो सकती है, जो इर्द आपकी फैमिली की कॉस्ट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। सो हम खवातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ओनर्स शिफ्ट कर देते हैं टू स्पीक अप, विच इज़ टेरेबल, बिकॉज विक्टिम के ऊपर ये ओनर्स नहीं है। वी हैव टू रीशिफ्ट द फोकस। हमें लैंग्वेज चेंज करनी है। जिसने क्राइम किया है, जो परपेट्रेटर है, ये उसका डिसऑनर है। इट्स नॉट अबाउट वुमेन नॉट स्पीकिंग अप। तो हम कहते हैं बोली नहीं, तो हम सारा जो फॉर एग्जाम्पल जब मोटरवे रेप केस हुआ तो उसके बाद पहला रिएक्शन ये था कि रात को क्या कर रही थी वहाँ पे। किसी ने नहीं कहा कि वो मुश्तंडे रात के वक्त वहाँ क्या कर रहे थे मोटरवे पे, जो कि पुलिस के केसेस में पहले मतलूब थे, और वो रात को वहाँ दोबारा क्राइम खुद करते हुए फिर रहे थे। किसी इंसान ने, इवन आई थिंक बहुत सारी औरतों ने भी ये सोचा होगा कि रात को क्यों कर रही थी। मैंने तो मतलब मैंने इतना सुना ये, और 90% खवातीन से सुना कि क्या ज़रूरत थी उसको इतनी रात को जाने की। और मैं उनसे लड़ पड़ती थी कि उसको ज़रूरत थी, उसकी गलती है। दिस इज़ वेयर वी हैव टू चेंज द नैरेटिव। वो मुश्तंडे वहाँ पे रात को क्यों रेप कर रहे थे एक औरत का, यू नो। ये हमें किसी से नहीं सुना होगा आपने, ये हमें वो क्यों कर रहे थे। ये हमें कॉन्वर्सेशंस चेंज करनी है ना। और मेरे लिए आई थिंक ये जो जब काम कर रहे होते, कभी आपको लगता है पता नहीं हम चेंज कर रहे हैं चीज़ें, हम इम्पैक्ट करें या नहीं करें। आई रिमेंबर कुछ महीने पहले द मोटरवे रेप विक्टिम रीच्ड आउट टू मी एक्चुअली, and that it just gave me goosebumps. Beautiful, and she follows me on Instagram, and she messaged me and said, you kind of like really helped me through the darkest time of my life. And I said, yes, I can. She said, I'm the motorway rape king, and thank you for, you know, fighting the fight for me, and thank you for, you know, the way you covered my incident. And that kind of like made my day. I said, oh my God, you know, हम कुछ तो कर रहे हैं, हम कोई तो impact कर रहे हैं ना. So it just, you know, it was a beautiful thing. You're right. You know, it gave me goosebumps when she reached out to me. तो ये जो है, लोग हमें कहते हैं कि जी हरासमेंट के बारे में, तो हमें तो उसकी लैंग्वेज शिफ्ट करनी होगी ना। द ओनस इज ऑन द हरासर, नॉट ऑन द विक्टिम, राइट। एक लड़की हंस रही है, रो रही है, इट्स नॉट एन इन्विटेशन फॉर यू कि आप कोई यू नो इस तरह काम करें। तो ये कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना जब हम बैठ के ऐसी बातें करेंगे। आप अपना प्लेटफॉर्म यूज करोगे, मैं अपना प्लेटफॉर्म यूज करूंगी। अभी नहीं होगा, कुछ साल होंगे, हो सकता है एक और जनरेशन लग जाए। आप और मैं अपनी माओ की जनरेशन से यकीनन आज बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर है। हमारी माओ ने, उनसे पहले हमारी नानियों दादियों ने जो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तय किया, हमने इस जनरेशन में वो शायद ज़्यादा बड़ी स्ट्राइड्स में कर लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब अपनी अगली जनरेशन या यंगर लड़कियों को जब वो बैटॉन पास करें तो वो उससे बेहतर करेंगी। सो आई एम प्रीटी श्योर वी आर अगेन हेडेड इन अ better direction at snail's pace, but yeah, definitely in a better direction. Female mentor in your life as such nahi tha, but inshallah the next generation will have you. That's what I eventually want to do. कि I want to mentor young women. कोशिश करती हूँ, ये जो मेरा MM edit है इसकी छोटा सी कोशिश यही थी। I wish कि मैं इसको ज़्यादा टाइम दे सकूँ, ज़्यादा aggressively कर सकूँ। कुछ मेरी सुस्ती है, मेरी अपनी laziness है, but इसका it's a great initiative by the way. इसका main purpose यही है। I want to talk to young women and men also, but मुझे लगता है ख़वातीन ज़्यादा रिलेट करती हैं, लेकिन आदमियों को भी मैं सिखाना चाहती हूँ कि भाई उनसे अगेन प्रॉब्लम इज जब हम आदमियों से बात करते हैं उनको लगता है कि वी आर टॉकिंग अगेंस्ट देम, अटैक कर रहे हैं। हाँ, दे फील अटैक्ड। वी आर नॉट अटैकिंग देम, हम सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। और हम उम्मीद करती हूँ कि यार हम एटलीस्ट वो लैंग्वेज क्रैक कर लें जहाँ पे हम उनको अपनी बात इस तरह समझा सके जहाँ कि हम डायलॉग कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे। वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, नॉट टॉकिंग एट ईच अदर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग।
कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बात नहीं कर रहे. So that is the main purpose of this platform. So अभी recently I went for a TED talk और मेरा topic ये था women empowerment. So I started it like it's a shared responsibility. जब women empowerment की बात होती है लोगों को लगता है कि हम ख़वातीन से बात कर रहे हैं. मैं दोनों से बात कर रही हूँ. मैंने वहाँ जाके कहा, जो बॉयज़ बैठे थे, मैंने कहा मैं ख़वातीन और बॉयज़ दोनों से ही बात कर रही हूँ, मैं एक जेंडर से बात नहीं कर रही. तो सब ने मेरी बात सुननी है. एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट जब ख़वातीन इतनी सप्रेस्ड हुई हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो जो बैलेंस है वो शायद इसलिए ख़राब हो रहा है कि अब थोड़ा डोमिनेटिंग की तरफ भी हैं कुछ ख़वातीन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट उसकी वजह से जो हमारे मर्द हजरात हैं वो अलग ट्रिगर्ड हैं कि जहाँ बात भी होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो उसको एज एन अटैक लेते हैं और वो डिफेंस शुरू कर देते हैं अपना कि हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी ये हुआ है. नहीं, ये वो वाली लड़ाई नहीं है कि कौन किससे बेहतर है. ये वो लड़ाई है कि हमें बस अपनी बात करने दें और बात सुन लें, उसको समझने की कोशिश कर लें. सो नेक्स्ट, आपने जो अभी बात की थी कि आई थिंक यू वर 32 व्हेन यू सेड कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जो हूँ आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स. तो आई थिंक दैट वाज योर लाइफ चेंजिंग मोमेंट. डेफिनेटली, आई थिंक डेफिनेटली वो जब आप अपने आप को सोचना कि यार मैं भी अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ, मैं भी अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करूँगी. आई थिंक दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी. तो ये बताएं कि वो हुआ कैसे लाइफ में? What led you to that version of you? I do want to talk about it, but I have it I think I'm not ready to talk about it yet. Okay. Yeah, we can take it. No worries, no worries. हम इस सवाल को change कर देते हैं. I can tell you off the record. Okay, no worries. तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो हमने कर लिया. अभी उन्होंने बताया कि जब when she was 32 she decided कि ये नहीं भाई अब मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारनी है. बहुत लोगों के लिए कर लिया. तो हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. Your biggest inspiration? My biggest inspiration, I think inspiration कोई एक शख्स नहीं है. I think fear of mediocrity जो है, it has been a very strong driving force in my life. और ये बचपन से ही था. Not that there is anything wrong in being, mediocre or but it wasn't you. And मुझे समझ नहीं आई कि मैं और बेहतर तरीके से कैसे बात करूं, लेकिन मुझे पता था कि यार मुझे ज़िंदगी में ना I want to be accomplished. और अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ. बिल्कुल, I know this. For example, कुछ मैं ये भी कहती हूँ कि जब बचपन में जब लड़कियों को कहा जाता है कि तुमने इस तरह के आदमी से तुम्हारी शादी होनी चाहिए, मैं वो आदमी बन गई हूँ. Best. I am that man that women aspire to be. Right. I have it all. That जो बचपन में हमें बताया जाता है कि जी ये आपके ख़ावंद में कुछ खसूसियात होनी चाहिए. आई थिंक वो मुझ में खुद वो खसूसियात आ गई है. तो मैंने आई वर्क फॉर दैट इंस्टेड ऑफ मैरिंग समवन लाइक दैट. आई जस्ट वांटेड टू बी समवन लाइक दैट कि कि मैं अपने बलबूते पे मैं अपने काबिल खुद हूँ. सो इंस्पिरेशन तो यही है कि भाई मुझे पीछे रह जाने का कभी कभी खौफ होता है. हालांकि मैं ये भी एक प्रॉब्लमैटिक बात है कि आप किसी से पीछे नहीं रह रहे. आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी एक like you want to progress in life, progress in life. So I need to keep on evolving and improving and getting ahead and being a better version of myself and also doing comparatively well as compared to your colleagues, क्योंकि ये भी एक healthy competition भी होता है. So अगर आप कहें कि एक शख्स इंस्पिरेशन है, I don't know, but मुझे again there are some moments as a child जो आपको याद रहते. मुझे याद है मैं एक फ़्लाइट में थी, as a family हम थे. मैं सबसे बड़ी थी ना, तो वो एक बच्चा जो होता है ना, छोटे बच्चे हम नींबू के साथ बैठते हैं, एक बच्चा जो बड़ा होता है वो उसको फलाने पैसेंजर के साथ फिट कर दें हम. So I remember I was sitting in that flight और एक खातून चलती हुई आई and she had this short hair, blow dried, beautiful blow dried hair. मुझे भी तक याद है उन्होंने ब्राउन रंग का जोड़ा पहना हुआ था. Oh wow! Very young woman. You have a very visual memory. Very visual memory of that. And she was sitting next to me and I remember उसने जो है ना अपना पर्स खोला, उसमें से वो उस बारे में ना वो कंप्यूटर वो पॉकेट बुक होती थी जो कंप्यूटर. And she started working and throughout the flight she was working on that and I said, wow. This is such a cool woman and I want to be like her with the beautiful hair and good professional air around her. और उसने कोई मुझसे बात नहीं की. उसने बच्चे को कोई बंदा कह के हाँ अच्छा बेटा. No. She was very serious. She kept working on it and I still remember that moment. She had this small blow dried hair. I think that was also a very strong driving memory. Force. Yes, strong memory in my head कि यार कितनी cool लग रही है. I just want to be like that woman someday.
ऐसे बहुत इन्होंने कूल जवाब दिया। लोग अक्सर वो बता देते हैं ना रटे रटाए जवाब कि वो मेरी इंस्पिरेशन है, जो बड़ी बड़ी शख्सियात होती है। So, मुझे That's like a very girlish response. Yeah, because मुझे देखो ना, मेरी उस वक्त उम्र होगी 8-9 साल, 8-9-10 साल होगी। उस टाइम हम यही देखते थे ना कौन कैसे। बट अभी तक मुझे वो विजुअल याद है, मुझे उस औरत का पहना हुआ जोड़ा याद है, मुझे उसकी शक्ल याद है। It means that it must have been a very important core memory. It is your core memory. That it keeps on coming back again and again and again. अगर आप मुझसे पूछे परसों क्या खाया था, मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन मुझे वो याद है कि उस फ्लाइट में उन आंटी ने ब्राउन रंग के जोड़ा पहना हुआ था और उन्होंने फोन अपना पर्स से वो निकाला और वो काम करती रही। So cool and very cute। वैसे बड़ा अच्छा बताया आपने। अच्छा, नेक्स्ट ये कि ये सवाल था नहीं, बट ऐसे ही मेरे जहन में आ रहा है अभी बात करते करते। और क्योंकि you've mentioned that वुमेन, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे आपकी इंस्पिरेशन में, रिसेंटली आपके जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं ना स्टोरीज पे, बहुत मज़ेदार होते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज द पर्सपेक्टिव इज़ वेरी फ्रेश, इट्स वेरी रॉ। वो कोई शुगर कोटेड नहीं होता, कोई उसमें कुछ भी मुझे लगता है कि कुछ और बनने की कोशिश नहीं होती। यू वेरी ऑथेंटिक, यू वेरी जेन्युइन, यू स्पीक फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक स्पेस, एंड दैट आई थिंक इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी इन दिस एरा, कि आप कनेक्ट कर सकते हैं फिर लोगों से। जब कोई जितना रॉ होता है, कोई जितना रियल होता है, उसकी अपनी खूबसूरती होती है। तो मैंने एक सवाल पढ़ा जिसमें था कि आपके पास फ़ोन कौन सा है। हाँ। तो वो मुझे बेहतरीन जवाब लगा कि किसी ने पूछा इनसे कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, और फिर आपने उसका जवाब दिया कुछ बैग्स और शूज़ और फ़ोन। तो उसके बारे में आपका क्या है सोशल मीडिया पे कि व्हाई यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट ब्रांड्स एंड फ़ोन एंड डिज़ाइनर बैग्स एंड डिज़ाइनर क्लोथ्स? अच्छा, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। आपकी ज़िंदगी में आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? हर किसी का ये डिफरेंट होता होगा। डिफरेंट है। आई थिंक कुछ लोग चाहते हैं हमारा एक बड़ा घर हो, हमारे एक फैंसी लाइफस्टाइल हो, हमारी वार्डरोब ज़बरदस्त। इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। हर किसी की सक्सेस और खुशी का अपना पैमाना है, और अगर वो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाए बगैर या कोई क्राइम किए बगैर आप ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल कर रहे हैं, तो वेरी गुड फॉर यू। तो सबसे पहले तो आपको फिगर आउट कर रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं। मैंने ये सब चीज़ें, मेरे पास महंगे पर्स, महंगा फ़ोन, सब कुछ है, पर इवेंचुअली मुझे एहसास हुआ कि दीज आर नॉट ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ। मुझ पे एक फेज था जब मैंने बहुत सोचा कि मुझे ना आई हैव टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स, राइट, बिकॉज आई एम देयर एंड आई हैव टू डू दैट, एंड पीपल अराउंड मी आर डूइंग इट एंड आई जस्ट नीड टू फिट इन। और मुझे द नीड टू फिट इन, और मुझ पे कोई 1 साल का वो फेज आया, एंड आई बट इवेंचुअली एवरी टाइम आई वुड मेक अ वेरी एक्सपेंसिव परचेज, आई वुड से कि 1 दिन के बाद, 2 दिन बाद के अब मैंने कर लिया, अब मैं क्या कुछ और करूं इस तरह की एक्सपेंसिव परचेज टू कीप ऑन फिलिंग दैट होल, एंड दैट वाज नॉट ब्रिंगिंग मी एनी हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना आप पैसों की चीज़ों के ऊपर, मटीरियल चीज़ों के ऊपर आप करते हैं फोकस, वो इट्स अ रैपिड होल, you just keep on digging and digging and digging and digging, there's no end to it. Again, people who like that, there's nothing wrong with it. Good for you if it keeps you happy. Good for you अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है या आप ये ऐसा लाइफस्टाइल अपने लिए चाहते हैं। मैं वो लाइफस्टाइल अपने लिए नहीं चाहती हूँ। और फिर अगेन, मैं अपने फॉलोअर्स के लिए वो चीज़ नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस चीज़ से रिलेट करें कि जब मेरी कोई पोस्ट हो कि इसका जूता कितना महंगा है, इसका जोड़ा कितना महंगा है, इसने पर्स कौन सा पकड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे आपको ये कंटेंट मिलता है, आप उनको फॉलो कीजिए। मैं भी पहले फॉलो करती थी, अब मैंने काफ़ियों को अनफॉलो कर दिया जिसमें कोई ऑथेंटिक बात ना हो, मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ। बट अगेन, दिस इज़ माई चॉइस दैट आई मेड फॉर योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं, सो बी इट, राइट। तो और मैं नहीं चाहती कि मेरी गुफ्तगू में मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरी चीज़ें हैं, वो आई वांट टू टॉक, वांट पीपल टू नो मी for who I am and not for what I have or possess materialistically. This is just what I want, right? और जब मैं दोस्त बनाती हूँ तो उसमें भी मैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखती हूँ कि उनके साथ हम बातचीत क्या कर रहे हैं, क्या हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, या हम बैग्स की, एक दूसरे की गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, कपड़े चेक कर रहे हैं, बैग्स चेक कर रहे हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह के दोस्त बनाना चाहें, किस तरह की कॉन्वर्सेशन। अगेन, नो जजमेंट, जो चीज़ आपके लिए बेहतर है।
एंड दैट इज़ वाई जब मुझसे लोग पूछते हैं फ़ोन, तो वो फ़ोन मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं कि वो अंदाज़ा लगाना चाहते हैं योर नेटवर्थ, या मुझसे मेरी तनख्वाह पूछते हैं, मेरा फ़ोन के बारे में पूछते हैं, हर चीज़ के बारे में सवाल। तो ये प्राइवेसी इन्वेशन का क्या चक्कर है? कोई नहीं है। एंड चलो हम चूंकि पब्लिक फिगर हैं तो वी ऑलमोस्ट ऑल्सो पुट आवरसेल्व्स आउट देयर, तो ठीक है, लोग अपनी माइंडसेट और अपनी जो भी वो प्रोजेक्ट करते हैं हवाले से सवाल पूछते हैं, आपके ऊपर आप जवाब देना दें। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगेन ये सब कुछ अगर मेरे पास आज मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीदने की औकात है, वो इसलिए है बिकॉज आई वर्कड रियली हार्ड टू बी हु आई एम एंड द मनी फॉलोड। बिल्कुल, आई डिड नॉट फॉलो द मनी। और ये ज़िंदगी में का असूल ही है, अपना स्किल बनाएं, अपना वर्क एथिक बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं, तो उससे फिर पैसा आपके पीछे आएगा, आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, राइट? अब पैसे जब आपके पीछे आएगा तो आप उस पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, आप उसको आग लगा सकते हैं, आप 5 लाख का पर्स ले सकते हैं, आप 5 लाख की वेकेशन जा सकते हैं मुल्क के अंदर कहीं, आप कोई योगा रिट्रीट कर सकते हैं, आप थेरेपी पे पैसे खर्च सकते हैं, आप खाना, आप इट्स अप टू यू फिर वो पैसे आप कहाँ खर्च करें, राइट? तो लोग समझते हैं, जब हमें देखते हैं ना, कहते हैं भाई ये बहुत पैसे बना रहे हैं, या ये बहुत अमीर है, या इनकी हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। जो कि मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हाँ, शायद मैं आज बहुत कंफर्टेबल हूँ फाइनेंशियली, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं था। सो हम इस बारे में क्यों ना बात करें कि हम how I got here and how you can also kind of improve and start your journey in that direction of financial stability, financial जैसे कहते हैं abundance and emotional stability also। So बहुत सारे लोग उस फाइनल आउटकम को देखते हैं, मैं बात करना चाहती हूँ उस जर्नी की जिससे आपको फाइनल आउटकम मिलता है। हमारी पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। मेरे पास, मैं बता देती हूँ, मेरे पास आज आईफोन है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं बात कहना चाहती कि आप आईफोन लें या आईफोन की ये कीमत है या आईफोन कोई, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्क हार्ड, बी and focus on the right things in your life and you will eventually probably get an iPhone also, right? लेकिन who you are and what kind of person you're becoming, that is more important. This iPhone would be a byproduct of who you will be eventually. Maybe you were a Samsung person, you don't even like me. बाद में ही होगा जब सेल्फ डिस्कवरी हो जाएगी कि okay, I don't like it. I'm not even an iPhone person, I'm a Samsung person, or I'm a 3310 person. You could be a 3310 person. And be happy in your 3310. Yeah, I know a lot of affluent lawyers जिन्होंने वो 3310 रखा होता है, कहते हैं जी कोर्ट में ये बहुत अच्छा चलता है। तो उनके वो सारे आईफोन्स जो है ना, अमीर कबीर वकला के, वो कोर्ट में नहीं चलते, उनका 3310 ही जेब से निकल रहा होता है। I know it for a fact. उनके पास वो छोटे वाले फोन होते हैं। So and I also think कि जब because हमारी आवाम इतनी फोकस्ड है ऑन मटेरियल पोजेशंस कि किसने क्या पहना है, किसके क्या जूते हैं, कौन सा बैग है, कौन सा फ़ोन है, मुझे ये लगता है कि इट ऑल्सो शिफ्ट्स देयर फोकस फ्रॉम व्हाट वी आर सेइंग। तो जब कभी मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी होती है तो मैं भी नॉर्मल उसमें आके बात करती हूँ, क्योंकि लोगों के कमेंट्स होते हैं, आपने ये कहाँ से पहना हुआ है, वो कहाँ से पहना हुआ है, ये कहाँ से पहना हुआ है। भाई जो बात कर रही हूँ वो सुनो, जो पहना हुआ है, जो ओढ़ा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिखा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, वो समझने की कोशिश करें। और फिर उनका यही होता है कि आप बता दें जी आप कैसे इतनी कॉन्फिडेंट बन गई, या आप कैसे इस चीज़ से निकल आएँ। सो जैसे इन्होंने अभी, आपने बहुत अच्छी बात की कि डिस्कवर योर सेल्फ एंड अपनी जर्नी, अपना प्रोग्रेस, अपने उस पर फोकस रखें। दूसरा कहाँ पहुँचा है, वो किस तरह पहुँचा है, वो उसकी जर्नी है, वो उसके स्ट्रगल्स हैं, वो उसके मसले मसाइल है, वो आप नहीं देख सकते। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच मारिया फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। उम्मीद है आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है आज की हमारी इस डिस्कशन से, इस कॉन्वर्सेशन से आप लोगों की लर्निंग हुई हो। याद रखिएगा हमें अपनी दुआओं में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।